अमरपुर की मिट्टी लाल थी, पर वहां के लोगों के दिल उससे भी ज्यादा गर्म थे। सुबह होते ही पगडंडियों पर धूल उड़ती, कुएं पर घड़ों की खनक सुनाई देती और खेतों से आती बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती। इसी गांव के बीचों बीच नीम के पेड़ की छांव तले मिट्टी और खपरेल की बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहता था दीपक। घर छोटा था, दीवारों पर चूना जगह जगह से उखड़ा हुआ था, लेकिन उस आंगन में सुकून था। दीपक ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, फिर हालात ने उसे दुकान पर बैठा दिया। चौपाल के पास उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी, जहां राशन से लेकर बच्चों की टॉफियां तक मिलती थीं। वह उधार देने में कभी मना नहीं करता था। कोई बूढ़ी अम्मा दवा लेने आती तो वह पैसे बाद में देने को कह देता। लोग कहते थे कि दीपक का दिल उसकी दुकान से बड़ा है। गांव के दूसरे छोर पर पक्के मकान में रहती थी शालिनी, स्कूल मास्टर त्रिलोकनाथ की बेटी। बचपन से ही उसकी आंखों में गांव से बड़ी दुनिया के सपने थे। उसके पिता उसे पढ़ाते हुए कहते, बेटी तू अफसर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, तेरे फैसले से जिले बदलेंगे। यही बात उसके जीवन का लक्ष्य बन गई। वह सुबह पढ़ती, रात को पढ़ती, खेतों की मेड़ पर बैठकर भी किताब खोल लेती। गांव वाले उसकी लगन देखकर दुआ करते थे। दीपक और शालिनी की पहचान धीरे धीरे हुई। कभी वह दुकान से कॉपी लेने आती, कभी रास्ते में मिल जाती, कभी स्कूल की किसी किताब पर बात हो जाती। दोनों की दुनिया अलग थी, पर बातचीत में अपनापन था। शालिनी जब शहर पढ़ने गई, तब भी बात होती रही। वह अपने संघर्ष बताती, असफलता का डर साझा करती, और दीपक हर बार उसे हिम्मत देता कि वह एक दिन जरूर सफल होगी। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब शालिनी प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई। खबर जैसे ही अमरपुर पहुंची, पूरा गांव जश्न में डूब गया। ढोल बजे, मिठाइयां बंटी और लोग गर्व से कहते फिरते कि उनकी बेटी अब कलेक्टर बनेगी। ट्रेनिंग पूरी कर जब शालिनी पहली बार कलेक्टर बनकर अमरपुर लौटी तो दृश्य देखने लायक था। सफेद सरकारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव में घुसी, बच्चे पीछे दौड़े, बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े हो गए और औरतों ने दुआएं दी। शालिनी गाड़ी से उतरी तो उसकी आंखें भीग गईं। वह उसी मिट्टी पर खड़ी थी जहां से उसने सपने उठाए थे। दीपक भी भीड़ में खड़ा था, गर्व से भरा, जैसे उसकी अपनी मेहनत रंग लाई हो। कुछ दिनों बाद जब शादी की बात चली तो शालिनी ने सबके सामने कहा कि वह दीपक से शादी करना चाहती है। लोग हैरान हुए, पर उसके फैसले में इतना विश्वास था कि किसी ने विरोध नहीं किया। सादगी से शादी हुई और दोनों शहर चले गए, जहां शालिनी की पोस्टिंग थी। शहर की जिंदगी अलग थी। बड़ा सरकारी बंगला, गार्ड, गाड़ी, मीटिंग, फाइलें, सब कुछ नया था। दीपक ने खुद को ढालने की कोशिश की। वह घर संभालता, खाना बनाता, शालिनी का इंतजार करता, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में वह सिर्फ साथ आया एक साया है, पहचान वाला इंसान नहीं। उसने नौकरी ढूंढी, पर पढ़ाई और अनुभव की कमी सामने आ जाती। शालिनी व्यस्त होती गई और उसके शब्दों में थकान के साथ चिड़चिड़ापन भी घुलने लगा। एक दिन खबर मिली कि जिले के बड़े अधिकारी, कमिश्नर, सेशन जज और कई वरिष्ठ मेहमान रात के खाने पर आने वाले हैं। घर में तैयारी शुरू हुई। स्टाफ इधर उधर भाग रहा था, टेबल सज रही थी। दीपक ने सोचा कि वह दरवाजे पर खड़ा होकर मेहमानों का स्वागत कर लेगा। आखिर वह घर का आदमी है। शाम को गाड़ियां आनी शुरू हुईं। दीपक ने पहली गाड़ी का दरवाजा खोला। सूट पहने एक बड़े अफसर उतरे, दीपक की ओर देखा और बोले, मैडम को बुलाइए। दीपक ने धीमे से कहा कि वे अंदर हैं। दूसरी गाड़ी से उतरे मेहमान ने उसे हाथ में ट्रे पकड़े देखा और किसी से कहा, मैडम का नौकर बड़ा फुर्तीला है। पास खड़े दो लोग हंस पड़े। दीपक के कानों में यह शब्द तीर की तरह लगे, पर उसने सिर झुका लिया। जब सब लोग अंदर बैठे, दीपक पानी परोस रहा था। वहीं अफसर मुस्कुराकर शालिनी से बोले, आपका स्टाफ बहुत बढ़िया है, खासकर यह लड़का बड़ा काम का है। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। दीपक एक पल को शालिनी की ओर देखता रह गया। उसे उम्मीद थी कि वह मुस्कुराकर कहेगी, ये मेरे पति हैं, पर शालिनी कुछ नहीं बोली। उसने बस हल्की सी औपचारिक मुस्कान दी और बात मोड़ दी। उस क्षण दीपक के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे वह भीड़ के बीच खड़ा होकर मिट गया हो। रात को मेहमान चले गए। घर में सन्नाटा था। दीपक बरामदे में बैठा रहा।
उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, नौकर, काम का लड़का, और उससे भी ज्यादा वह चुप्पी जो शालिनी ने ओढ़ ली थी। उसने खुद से पूछा कि अगर वह उसका अपना है तो उसे बताने में शर्म क्यों आई। उस रात पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ इस घर में रह रहा है, इस रिश्ते में नहीं। शालिनी थकी हुई थी। उसने पूछा भी कि वह बाहर क्यों बैठा है, पर दीपक ने सिर्फ इतना कहा कि नींद नहीं आ रही। वह अपने अंदर की चोट शब्दों में नहीं डाल पाया, पर उसी रात उसके दिल में एक कड़वाहट जन्म ले चुकी थी। शालिनी के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए कि वह उसकी जिंदगी में अब नाम से नहीं, काम से पहचाना जा रहा है। यही वह रात थी जब उनके रिश्ते की नींव में पहली गहरी दरार पड़ी। प्यार अभी भी था, पर सम्मान को ठेस लगी थी, और यह ठेस आगे चलकर ऐसे फैसलों की ओर ले जाएगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात के बाद घर वहीं था, लोग वहीं थे, दिन वहीं थे, लेकिन दीपक के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। पहले जहां वह सुबह उठते ही चाय बनाकर शालिनी को आवाज देता था, अब वह चुपचाप काम करता और उसकी आंखों में देखने से बचता। वह कोशिश करता कि उसके मन की चोट उसके व्यवहार में न आए, पर आत्मसम्मान की जो दरार पड़ती है वह आदमी की चाल, आवाज और सांसों तक में उतर जाती है। शालिनी ने शुरू में इस बदलाव को थकान समझा, फिर चुप्पी, फिर जिद, लेकिन वह उस रात की घटना को याद ही नहीं कर पाई जिस रात दीपक को सबसे ज्यादा चोट लगी थी, क्योंकि उसके लिए वह बस एक औपचारिक डिनर था, रोजमर्रा की प्रशासनिक जिंदगी का हिस्सा, जबकि दीपक के लिए वही रात उसकी पहचान के मिट जाने की रात बन गई थी। दिन बीतते गए और छोटी छोटी बातें अब चुभने लगीं। एक सुबह शालिनी ऑफिस जाने की जल्दी में थी। दीपक ने कहा कि वह बाजार जाकर सब्जी ले आएगा। शालिनी ने बिना देखे जवाब दिया कि ड्राइवर से कह देना, वह ले आएगा, तुम्हें धूप में घूमने की क्या जरूरत है। बात सामान्य थी, पर दीपक को लगा जैसे उसे काम करने की भी इजाजत नहीं, जैसे वह घर का हिस्सा नहीं, कोई मेहमान हो जिसे बस बैठकर इंतजार करना है। उसी दिन दोपहर को शालिनी की एक सहकर्मी घर आई। दीपक ने दरवाजा खोला, पानी दिया, विनम्रता से बैठाया। वह महिला हंसते हुए बोली कि वह तो बड़े आराम की जिंदगी जी रहे होंगे, घर, बगीचा, आराम। दीपक ने मुस्कुरा दिया, पर अंदर कुछ सख्त हो गया। शाम को उसने यह बात शालिनी से कही तो उसने थके स्वर में कहा कि लोग कुछ भी बोल देते हैं, दिल पर लेने की आदत छोड़ो। यही वाक्य दीपक के भीतर हथौड़े की तरह लगा। उसे लगा कि उसकी तकलीफ अब मजाक भर रह गई है। धीरे धीरे उसने खुद को पीछे खींचना शुरू कर दिया। अब वह शालिनी की मीटिंग्स, पार्टियों या कार्यक्रमों में जाने से बचता। पहले वह पूछता था कि दिन कैसा रहा, अब बस पानी रख देता और चुप हो जाता। शालिनी को यह दूरी अखरती, पर वह इसे दीपक की नकारात्मकता समझती। एक शाम उसने झुंझलाकर कह दिया कि अगर वह ऐसे ही चुप रहेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। दीपक ने पहली बार थोड़ा कड़ा स्वर अपनाया और कहा कि जिंदगी तो चल रही है, बस उसमें वह खुद नहीं चल पा रहा। शालिनी ने इसे ताना समझा और बोली कि वह हर बात में समस्या ढूंढता है, जबकि वह दिन रात काम में लगी रहती है। दोनों के शब्द सच थे, पर दोनों एक दूसरे की सच्चाई सुन नहीं पा रहे थे। एक रात बहस बढ़ गई। बात इतनी सी थी कि शालिनी देर से लौटी और खाना ठंडा हो गया था। दीपक ने बस इतना कहा कि वह इंतजार करते करते सो गया था, इसलिए खाना दोबारा गर्म नहीं कर पाया। शालिनी ने थके गुस्से में कहा कि उसे रोज की जिम्मेदारियों के बाद घर में भी स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। दीपक ने उसी क्षण कहा कि उसे स्पष्टीकरण नहीं, साथ चाहिए। यह सुनते ही शालिनी का धैर्य टूट गया। उसने कहा कि वह उसके लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकती। उसे समझना होगा कि वह एक कलेक्टर है, उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। दीपक ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में पूछा कि क्या उसमें उसके लिए जगह बची है। शालिनी चुप रही, क्योंकि जवाब आसान नहीं था। अगले दिनों में बात तल्ख होती गई। अब दोनों के बीच बातचीत कम और तर्क ज्यादा होने लगे। एक सुबह शालिनी ने कहा कि वह कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग पर बाहर जाएगी। दीपक ने कहा कि शायद उसे गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि शहर में वह खुद को बेकार महसूस करता है। शालिनी ने इससे उसकी हार मान लिया और कहा कि भागना समाधान नहीं होता। दीपक ने पहली बार स्पष्ट कहा कि वह भाग नहीं रहा, बस वहां जाना चाहता है जहां उसकी पहचान है। यह बात शालिनी को चोट पहुंचा गई।
क्योंकि उसे लगा कि वह उसकी दुनिया को अस्वीकार कर रहा है। इसी खिंचाव के बीच एक दिन शालिनी ने बेहद थके और उलझे मन से कहा कि शायद वे दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं और एक दूसरे को रोककर दोनों का भविष्य खराब कर रहे हैं। यह वाक्य उसने हल्के में नहीं कहा था, पर गुस्से और थकान में उसके शब्द कठोर हो गए। दीपक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला कि अगर उसे सच में लगता है कि उसकी वजह से वह पीछे रह रही है तो वह हट जाएगा। शालिनी ने कहा कि वह उसे आर्थिक रूप से सुरक्षित कर देगी, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीपक ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या रिश्ते भी पैसे से सुरक्षित हो जाते हैं? शालिनी के पास जवाब नहीं था। कुछ ही हफ्तों में कानूनी कागज तैयार हो गए। कागजों पर हस्ताक्षर करते समय दीपक के हाथ कांपे, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उसने शालिनी की ओर देखकर कहा कि उसने उसे कभी रोका नहीं, आज भी नहीं रोकेगा, बस इतना चाहता है कि वह खुश रहे। शालिनी की आंखें नम थीं, पर वह खुद को कठोर बनाए रही, क्योंकि उसे लगा कि यही दोनों के लिए सही है। उस दिन दो लोग अदालत से बाहर निकले, एक सफल कलेक्टर और एक साधारण आदमी, लेकिन दोनों के भीतर एक रिश्ता चुपचाप दफन हो चुका था। दीपक अमरपुर लौट आया, वही झोपड़ी, वही दुकान, वही लोग, पर अब उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। उसने फिर से दुकान संभाली, लोगों से हंसकर बात की, पर रात को नीम के पेड़ के नीचे बैठा आसमान देखता रहता। गांव वाले पूछते कि बहू क्यों नहीं आई, तो वह मुस्कुराकर कह देता कि उसकी नौकरी दूर है। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उधर शालिनी अपने काम में डूबी रही। मीटिंग, दौरे, सम्मान, भाषण, सब कुछ पहले जैसा चलता रहा, लेकिन रात को जब वह अकेले कमरे में बैठती तो उस बड़े घर की खामोशी उसे काटने लगती। उसे कई बार याद आता कि एक समय था जब कोई उसकी थकान बिना पूछे समझ लेता था, और अब उसके आसपास लोग तो बहुत थे, पर अपना कोई नहीं था। इसी खामोशी के साथ वक्त आगे बढ़ता गया और दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में चलती रही, बिना यह जाने कि किस्मत अभी एक अधूरा सच उनके सामने लाने वाली है। तलाक के बाद जिंदगी किसी बड़े हादसे की तरह नहीं टूटी थी, बल्कि धीरे धीरे बिखरी थी। दीपक अमरपुर लौट आया था, वही पुरानी झोपड़ी, वही नीम का पेड़, वही दुकान, पर अब वह पहले वाला दीपक नहीं था। उसने किसी से शिकायत नहीं की। गांव वाले पूछते, बहू नहीं आई, तो वह मुस्कुरा देता, उसकी नौकरी दूर है। उसकी मुस्कान आदत बन गई थी, खुशी नहीं। रात को दुकान बंद करके जब वह घर लौटता तो सन्नाटा उसका इंतजार करता। उधर शालिनी की जिंदगी बाहर से और चमक रही थी। उसकी पोस्टिंग बड़े जिले में थी, लोग उसकी तारीफ करते, मीटिंग्स में उसकी राय मानी जाती। लेकिन काम खत्म होने के बाद जब वह बड़े सरकारी बंगले में अकेली बैठती तो कमरे की खामोशी उसके भीतर गूंजती रहती। उसने खुद को समझा लिया था कि तलाक ही सही फैसला था। उसने यही सोचा कि दीपक उसके साथ रहकर और छोटा महसूस करेगा, पर सच यह था कि उसने उस रात के बाद कभी खुद से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या उसने उसे बचाया था या खो दिया था। तलाक के करीब 2 महीने बाद शालिनी लगातार थकान महसूस करने लगी। उसने सोचा काम का दबाव है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर जो सच सामने आया उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वह मां बनने वाली थी। कुछ देर तक वह डॉक्टर के सामने बैठी रही, बिना बोले। उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, अब। वह बाहर आई तो सरकारी गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर सलाम कर रहा था, फोन पर मीटिंग की याद दिलाई जा रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस दीपक का चेहरा था। वह चाहती तो उसी दिन उसे फोन कर सकती थी, बताकर सब बदल सकती थी, लेकिन उसके अंदर डर था। क्या वह वापस लौटेगा? क्या वह कहेगा कि अब क्यों आई? और कहीं न कहीं उसका वही पुराना अहंकार भी जिंदा था जो गलती मानने से रोकता है। उसने सोचा कि वह अकेले संभाल लेगी। महीनों तक उसने इस सच्चाई को दुनिया से छुपा कर रखा। ढीले कपड़े, कम पब्लिक अपीयरेंस, मेडिकल लीव के बहाने। उसने बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को। जब उसने पहली बार उसे गोद में लिया तो उसका दिल भर आया। वह देर तक रोती रही। उसे लगा यही वह रिश्ता है जिसे वह नहीं छोड़ सकती। पर उसी पल उसे अपनी जिंदगी की हकीकत याद आई। पोस्टिंग, जिम्मेदारियां, ट्रांसफर, सुरक्षा, मीडिया।
वह अकेले मां बन सकती थी, पर क्या वह बच्चे को वह सुकून दे पाती जो उसे मिलना चाहिए था? दिनों तक वह उलझी रही, बच्चे को सीने से लगाती, फिर डर जाती। अंततः उसने वह फैसला लिया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा त्याग दोनों बन गया। उसने दीपक के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने सच लिखा, बच्चा उनका है, उसने उसे जन्म दिया है, पर वह उसे वह जिंदगी नहीं दे पाएगी जो एक पिता दे सकता है। उसने माफी मांगी, पर यह भी लिखा कि वह वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ ही दिनों बाद अमरपुर की डाकघर से एक पार्सल दीपक के नाम आया। गांव में यह अजीब बात थी। जब उसने पार्सल खोला तो अंदर कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा बच्चा था और एक चिट्ठी। पहले तो वह समझ ही नहीं पाया, हाथ कांपने लगे। जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसने गांव में किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई, बस इतना कहा, मेरा बेटा है। उसने उसका नाम रखा चिराग, क्योंकि उसे लगा कि उसकी अंधेरी जिंदगी में यही एक रोशनी है। दिन में दुकान, रात में बच्चे की देखभाल, दूध गर्म करना सीखना, कपड़े धोना, रात में रोने पर उठना, उसने सब सीखा। गांव की औरतें मदद करतीं, पर असली जिम्मेदारी वही निभाता। उसने कभी शालिनी को कोसा नहीं। उसने सोचा, शायद हालात ऐसे रहे होंगे। उधर शालिनी ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन हर बार जब वह किसी बच्चे को देखती, उसका दिल चुप जाता। साल गुजरते गए, पद बढ़ता गया, पर भीतर खालीपन भी बढ़ता गया। उसे नहीं पता था कि दीपक ने चिराग को अपना लिया है या नहीं, खुश है या नाराज। डर उसे रोकता रहा। 5 साल बाद एक दिन एक केस के दौरान वह एक ऐसे पिता से मिली जिसने अपनी बच्ची को गोद में उठाकर कहा, मैडम, मां नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। उस पल शालिनी का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे कोई आईना उसके सामने रख दिया गया हो। उसने उसी शाम फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो उसे अमरपुर जाना ही होगा। जब उसकी गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो लोगों ने फिर वैसा ही स्वागत किया जैसा सालों पहले किया था, लेकिन इस बार उसके दिल में गर्व नहीं, डर था। वह सीधे दीपक की झोपड़ी की तरफ चली। दरवाजा खुला था। अंदर दीपक बैठा था और उसके पास 5 साल का एक लड़का मिट्टी से खेल रहा था। बच्चे की आंखें दीपक जैसी थीं। शालिनी दरवाजे पर ही रुक गई। उसकी सांस अटक गई। दीपक ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। 5 साल का सन्नाटा उन आंखों में था। बच्चे ने पूछा, पापा, ये कौन है? दीपक ने धीमे से कहा, बेटा, ये तुम्हारी मां है। उस एक वाक्य ने शालिनी को अंदर तक तोड़ दिया। अब वह कलेक्टर नहीं थी, न अफसर, न मजबूत औरत। वह बस एक मां थी जो बहुत देर से लौटी थी। शालिनी के होंठ कांप रहे थे, पर आवाज जैसे गले में अटक गई थी। 5 साल से जिसे उसने सिर्फ यादों में देखा था, वह सच बनकर सामने खड़ा था। उसका बेटा, उसका चिराग। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे हर कदम अपने अपराध बोध की जमीन पर रख रही हो। दीपक चुप था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर भीतर की थकान साफ दिखती थी। वह न गुस्से में था, न खुश, बस एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जिसने बहुत कुछ अकेले सह लिया हो और अब भावनाओं को जल्दी बाहर नहीं आने देता। चिराग ने दीपक की टांग कसकर पकड़ ली। वह अजनबी चेहरा देखकर घबरा गया था। शालिनी घुटनों के बल बैठ गई। उसने हाथ आगे बढ़ाया, पर छुआ नहीं, बस देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरकर मिट्टी में मिल रहे थे। उसने धीमे से कहा, चिराग। बच्चे ने नाम सुनकर दीपक की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि यह उसे कैसे जानती है। दीपक ने बहुत धीरे सिर हिलाया। चिराग पूरी तरह पास नहीं आया, पर अब उतना पीछे भी नहीं हट रहा था। बाहर गांव वाले इकट्ठा होने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। कलेक्टर मैडम हैं, यही है ना दीपक भैया की? इतने साल बाद आवाजें हवा में तैर रही थीं। शालिनी ने पहली बार भीड़ की परवाह नहीं की। वह सिर्फ दीपक से बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था मैं सब संभाल लूंगी, पर मैं डर गई थी, मैं गलत थी। उसकी आवाज में अब अफसर का आत्मविश्वास नहीं, एक टूट चुकी इंसान की सच्चाई थी। दीपक ने लंबी सांस ली। उसने तुरंत माफी नहीं दी। उसने बस इतना कहा, माफी शब्द से मिल जाती तो 5 साल इतने भारी नहीं होते। यह वाक्य कठोर नहीं था, सच्चा था। शालिनी ने सिर झुका लिया।
उसने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी, जितना समय लगे यहीं रहेगी, चिराग का भरोसा जीतेगी, चाहे उसे कितने साल लग जाए। उस रात शालिनी उसी झोपड़ी के बाहर चौखट के पास बैठी रही। अंदर दीपक चिराग को सुला रहा था। बच्चे की धीमी आवाजें, उसकी हंसी, उसके सवाल, सब शालिनी के दिल में चुभते भी थे और सुकून भी देते थे। उसने पहली बार महसूस किया कि पद, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होते हुए भी वह कितनी खाली थी, और यहां इस छोटी झोपड़ी के बाहर बैठकर उसे लगा कि वह पहली बार सही जगह पर है। अगले दिन से उसने कोई अधिकार जताने की कोशिश नहीं की। वह चिराग से दूर बैठती, उसके खेलने का इंतजार करती, धीरे धीरे उससे बात करती। पहले दिन वह चुप रहा, दूसरे दिन उसने बस उसका चेहरा देखा, तीसरे दिन उसने उससे पेंसिल ली, चौथे दिन उसने पूछा, आप सच में मेरी मम्मी हो? शालिनी रो पड़ी, पर मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, अगर तू माने तो। चिराग ने जवाब नहीं दिया, पर उस दिन पहली बार वह उसके पास बैठा रहा। गांव वाले धीरे धीरे सब समझ गए। कुछ ने ताने भी मारे, कुछ ने दया दिखाई, पर दीपक ने किसी को कुछ कहने नहीं दिया। उसने साफ कहा, यह हमारे घर की बात है। ये वही दीपक था जिसने 5 साल पहले चुप्पी में दर्द सहा था, पर आज भी उसके भीतर कड़वाहट नहीं थी, बस सावधानी थी। वह देख रहा था कि शालिनी सच में बदल कर आई है, या यह भी एक पल का भाव है। कुछ हफ्तों बाद शालिनी ने अपना इस्तीफा भेज दिया। फोन पर बहुत समझाया गया, रोका गया, कहा गया कि उसका करियर चरम पर है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने बहुत लोगों की फाइलों में घर बचाए हैं, अब अपना घर बचाना है। जब मंजूरी आई तो उसने बिना किसी शोर के वह पन्ना दीपक के सामने रख दिया। दीपक ने उसे पढ़ा, कुछ नहीं कहा, बस पहली बार उसकी ओर वैसे देखा जैसे पहले देखा करता था, बिना दूरी के। चिराग अब उसे मम्मी कहने लगा था, पहले धीरे से, फिर आदत से। रात को वह दोनों के बीच सोता। दीपक दुकान से लौटता तो शालिनी चूल्हे पर खाना बना रही होती। कभी वह चिराग को पढ़ाती, कभी गांव की लड़कियों को इकट्ठा करके पढ़ने बैठा लेती। लोग अब उसे मैडम नहीं, शालिनी कहने लगे थे। उसे बुरा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसने पद खोया नहीं, खुद को पाया है। एक शाम नीम के पेड़ के नीचे दीपक दुकान बंद कर रहा था। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल था। चिराग दौड़कर आया और एक हाथ से दीपक का, एक हाथ से शालिनी का हाथ पकड़ लिया। तीनों साथ झोपड़ी की ओर चले। रास्ता छोटा था, पर इस बार कोई दूरी नहीं थी। दीपक ने धीरे से कहा, देर से आई, पर आ तो गई। शालिनी की आंखें भर आईं। उसने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। घर अभी भी छोटा था, जिंदगी अभी भी साधारण थी, पर अब उसमें वह सम्मान था जो टूट गया था और फिर मेहनत से जोड़ा गया था। चिराग की हंसी उस झोपड़ी में गूंज रही थी, जैसे सचमुच एक चिराग जल उठा हो, जिसने अंधेरे सालों के बाद इस घर को फिर से रोशन कर दिया था।